उस पर आलोचनाएँ हुई, जिसका अपन ने पिछली बार जिक्र किया, ओलंपिया का भी किया। तो ये ओलंपिया 2 साल बाद में 1865 में उन्होंने कला प्रदर्शनी में स्वीकृत भी हो गया था। ओलंपिया जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी थी उसमें वो स्वीकृत भी हो गया था, लेकिन उसकी भी बहुत कटु आलोचना हुई थी, जिसकी अपने पिछली चर्चा में बात की। जब ओलंपिया के बारे में इतनी चर्चाएं और विवाद वगैरह जो हुए, उसके बाद में वो स्पेन चले गए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इन कटु आलोचनाओं से, इस विवादों से कभी काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने वहाँ 1866 में एक चित्र बनाया बांसुरी वाला, और वो उनकी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत भी हुआ। और 2 साल बाद 1868 में उन्होंने फिर 2 चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुए, तोते वाली स्त्री और एमिला जोला। एमिला जोला इनके एक लेखक मित्र थे, और जो इनकी जो पेंटिंग्स थी इनको काफ़ी पसंद भी करते थे। जो अपने एडवायर माने थे, इनकी पेंटिंग्स को वो काफ़ी पसंद भी किया करते थे। स्वयं एक लेखक थे। तो और इन्होंने माने के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, माने को लेकर, उसके चित्रों को लेकर, उसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। तो ये जो चित्र बना है ये भी स्वीकृत हुए। अब उन्होंने जो एमिला जोला का जो पोर्ट्रेट बनाया, उस पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड में, यानी जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि के अंदर जो उसकी जो पेंटिंग थी ओलंपिया, उस ओलंपिया की पेंटिंग को उनको बैकग्राउंड के अंदर भी बताया। और साथ में, उसके साथ में जापानी जो छाप चित्र थे, छापा चित्र या छाप चित्र, उनको भी उसको पृष्ठभूमि में बताया। ये एक प्रतिभावाद में एक नया ट्रेंड है जो ध्यान देने योग्य है कि जापानी चित्रकला का प्रभाववाद के ऊपर बहुत प्रभाव था, और इतना ज़्यादा प्रभाव था कि प्रभाववादी चित्रकार अपने चित्रों के अंदर मुख्य पात्र से पीछे का जो बैकग्राउंड था और उसमें जो दीवार होती थी, उन दीवारों के ऊपर जापानी छापा चित्रों की जो पद्धति थी उसका चित्रण करते। जापानी संस्कृति और कला का जो जोड़ था, उनके जैसे छाते हुए या पंखी हुई, इन चीज़ों को लेकर भी वो पीछे बैकग्राउंड में उनको स्थान दिया करते थे। तो उस वक्त जापानी कला का भी प्रभाववाद पर एक प्रभाव पड़ा था, और उसका एक कारण था। उस वक्त जब जापान से कांच के जो बर्तन आते थे यूरोप में, उनकी जो पैकिंग होती थी, कांच का बर्तन आता तो उस पर कागज़ की पैकिंग होती थी। तो कागज़ की पैकिंगें जो होती थी, वहाँ उनके छाप चित्रों के जो हुआ करते थे, उनसे वो पैकिंग होके आता था। जापान के 2 आर्टिस्ट थे, होकुसाई और हिरोशिगे। इन दोनों की जो कलाकृतियाँ थी, उनकी लाइन ड्राइंग और जो वगैरह थी, वो बहुत सशक्त थी। और उनके चित्र वो वेस्टेज जैसे मटेरियल होता है उसमें पैकिंग के तौर पर काम में लिया करते थे। तो वो चित्र बहुत आते थे, और उसका धीरे धीरे यूरोप में चलन हो गया, क्योंकि वो कला बहुत सशक्त कला थी। एक तो उसमें डेकोरेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा था, अलंकरण, बहुत सुंदर अलंकरण हुए थे, कलापूर्ण पात्र उसमें और बनाए जाते थे। और एक समतल फ्लैट जैसे होता है ना, समतलीकरण, तो वो चित्र बहुत ही सिंप्लीफाइड और समतल और रेखा के अंदर बहुत सुंदर एक रिद्म होती थी, लय होता था। ये जापानी, चीनी, फार ईस्ट और ये इंडिया वगैरह ये जो चित्र थे, ये रेखीय पद्धति के चित्र थे, रेखाओं के द्वारा ही चित्र को बनाया जाता था। यूरोप के अंदर टोनल वेरिएशन था। तो जापानी चित्रकला की जो लाइन थी वो बहुत ही फ्लैट और रिदमिक, सॉफ्ट, और उसमें एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता था। और वो जो पात्र लेते थे वो पूर्ण काल्पनिक होते थे, रियलिस्टिक। जैसे यूरोप के अंदर पूर्व में यथार्थवाद जैसे गुजरा ही था, तो यथार्थवाद के जो चित्रण हुआ करता उसमें यथार्थपरकता, सादृश्यता होती थी, नहीं, जापानी जो चित्रण थे वो बहुत काल्पनिक होते थे।
हालांकि रोमांसवाद में भी काल्पनिक चित्रों का सहारा लिया है, लेकिन इन्होंने जो पात्र निरूपण किया वो रेखीय पद्धति से बहुत लयात्मक और सुंदर हुआ करता था। उस आकर्षण से प्रेरित होकर प्रभाववाद ने अपने चित्रों की बैकग्राउंड्स वगैरह जापानी छाप चित्र के अनुसार भी काफ़ी किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इन दोनों में उस वक्त विषयगत समानता भी थी। प्रभाववाद जहाँ सामान्य विषयों को लेकर, सामान्य एकदम नॉर्मल विषयों को लेकर चित्रण कर रहा था, जैसे रंगमंच है, जलपान गृह है, रेस्टोरेंट जैसे है, और नृत्य है, प्राकृतिक दृश्य है, कोई नृत्य डांसर्स हैं, या पोर्ट्रेट है, या समकालीन जो दैनिक जीवन के जो चित्र थे उनको लेकर चित्रण करने का उनका प्रयास था। और ये जो जापानी छाप चित्र भी जो आ रहे थे, ये भी इन्हीं विषयों को लेकर उन्होंने बनाए थे। तो एक भावात्मक संबंध भी उनमें बन गया। जिस भाव को लेकर वो काम कर रहे थे, वही भाव जापानी चित्रों के अंदर उनको देखने को मिल रहा था। तो वो एक उनके लिए सहज आकर्षण का विषय हो गया। और उनकी जो जापानियों की जो रेखा थी वो बहुत बारीक, बाह्य रेखा बहुत बारीकी से अंकित करते थे और बहुत ही अभ्यासपूर्ण थी। अच्छा, आकार चित्रण जैसे क्योतुर ने की शाला में माने ने सीखा पारंपरिक रूप से, तो ये पारंपरिक रूप से ही बने हुए चित्र थे। तो ये एक पुराना उनका कोरिलेशन भी बन गया, तो उससे भी वो काफ़ी आकर्षित हो गए। और इनमें छाया प्रकाश का जो वातावरण है वो भी वास्तविक नहीं होता था, जैसा कि मानने को वास्तविक छाया चित्रण से पीड़ा थी, वो उपहास उड़ाया करते थे। जबकि यूरोपीय चित्रकार तो वास्तविक छाया प्रकाश का अभ्यास करते थे। तो इस वजह से उनके चित्रों, प्रभाववादी चित्रों इवन कि माने नहीं, उसके बाद के चित्रकारों में भी जो प्रभाववादी चित्रकार थे, उनकी कला पर यह जापानी कला का प्रभाव भी एक निश्चित स्थान लेकर चलता रहा है। और प्रभाववादियों की एक विशेषता थी, ये विषय को गायब कर देते थे। विषय को गायब इन सेंस कि जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया है पेंटिंग के अंदर, उस पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है, उदाहरण के तौर पर जैसे टेबल के ऊपर कोई मान लो फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ठीक है। अब होना तो क्या चाहिए, अगर यथार्थवादी चित्रण करेंगे तो उसका हूबहू वैसा सुस्पष्ट रेखांकन करेंगे और जहाँ जहाँ उसके जो जो रंग है उस रंग को प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रभाववादी ऐसा नहीं करते थे। प्रभाववादी जब चित्रण करते, उसकी ड्राइंग करते, तो उस पर जो वातावरण का, प्रकाश का जो इफ़ेक्ट उस पर पड़ रहा था, उसका जो रिफ्लेक्शन अपने को महसूस हो रहा था, अब वो उसकी बारीकी को भूल जाते थे। वातावरणीय जो उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो इफ़ेक्ट को कैच करने की कोशिश करते। जैसे उस पर लाइट पड़ रही है, तो लाइट से उसके जो चमकीले रंगों का बढ़ गया, तो उससे कहीं उसका मूल वस्तु का स्वरूप उसके पीछे छिप जाता था। तो ऐसे, या जैसे धूप और छाया में कुछ चीज़ दब गई, तो छाया के अंदर वो पात्र दब गया, तो वो दब जाता था। जो स्पष्ट जो उसका जो आकार था, बाह्य रेखाओं को जैसे यथार्थवादी चित्रित करते थे, अब उन चीज़ों को वो नहीं करते थे। वो उस पर पड़ने वाले प्रभाव को पर ऑब्ज़र्व करते, उसका निरीक्षण करते, और बहुत ही सुंदरता से उस प्रभाव को अपने चित्रों में अभिव्यक्त करते। तो विषय जो था वो उसके पीछे छुप जाता था। अब सौंदर्य कला के प्रभाववाद में सौंदर्य कहाँ से उभरा? प्रभाववाद में सौंदर्य विषय की विशेषताओं से नहीं उभरा। किसी चीज़ को आदर्श रूप देना, जैसा कि नवशास्त्रीयवाद में था, या मान लो उसको यथार्थवाद की तरह नैसर्गिक रूप या देना, जैसे कुर्बे कहता था कि नैसर्गिक के अंदर अपने आप में इनबिल्ट एस्थेटिक सौंदर्य निहित है। तो ये इस तरह से वस्तु के साथ, पात्र के साथ सौंदर्य को निर्धारण करते थे। प्रभाववादियों ने वस्तु और विषय को पीछे करते हुए उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा था प्रकाश का और वातावरण का, उस प्रभाव को अपना मेन विषय बनाया और उसमें से सौंदर्यात्मक जो आभा थी उसको उन्होंने अपने चित्रों में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और आगे भी जैसे मान लो वो आपके मोने ने या अन्य भी जो प्रभाववादियों ने किया, कमोबेश सभी उसी परंपरा को लेकर आगे चलते रहे, क्योंकि ये
प्रभाववाद टिका हुआ इसी पे है कि इन्होंने जो सौंदर्य की प्रस्तुति अपने चित्रों में की है, अपनी पेंटिंग्स में की है, उसका मूल जो आधार है वो है विषय न होकर उसके ऊपर पड़ने वाला वातावरण का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, उनको उन्होंने लेकर काम किया। जब तकनीक के बारे में बात करेंगे, जब उसके बारे में भी बताएंगे किस प्रकार ये प्रभाव को कायम रखते थे, उस पर भी बात करेंगे। तो ये था। अच्छा, इन्होंने अपनी कला यात्रा और आगे रखी। 1874 में इन्होंने पेंटिंग बनाई नाव की सवारी। अब तक तो इनके चित्रों के अंदर भी आप कह सकते हो कि भाई जो इन्होंने चित्र बनाए उस पर कुत्यूर में जो उन्होंने पारंपरिक चित्रण किया था, उस चित्रण का अभ्यास का भी प्रभाव था कि स्पष्ट आकृतियाँ को लेकर चित्रण किया करते थे। लेकिन जो नाव की सवारी जो उन्होंने चित्र बनाया वो पूर्णतया प्रभाववादी चित्र कह सकते हो। यानी मानने का अगर सही दृष्टि में कहें तो प्रथम प्रभाववादी चित्र जो है वो क्या कहते हैं इसको, नाव की सवारी माना जा सकता है, जो उन्होंने 1874 में बनाया। इसके अंदर वही चीज़ है जो जिसकी जिक्र मैं अभी कर रहा था कि जो प्रकाश का और बाह्य वातावरण का जो प्रभाव था, इन्होंने बड़ी शानदार, बड़ी खूबी से उसको अपने उसमें डाला और आकारों की स्पष्टता को उन्होंने ख़त्म किया और कम कर दिया। ख़त्म करने का मतलब कम किया। और रंगों का जो प्योरनेस है, विशुद्ध कलर की जो थ्योरी थी, जो प्रभाववादियों का मूल जो आधार था, और जिसको विशुद्धता को बरकरार रखने के लिए जो उनके ब्रश स्ट्रोक्स थे, दो ही चीज़ से तो उनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक कलर की प्योरिटी, एक कलर के अंदर सफ़ेद कलर का मिश्रण, तीसरा उनके ब्रश, साइंटिफिक ब्रश स्ट्रोक, जिससे वर्ण का मिश्रण नहीं हो और वर्ण विशुद्ध रूप के अंदर चित्र तल पर बना रहे। ये इनकी यही तो खास बात थी, जिससे ये जो नाव की सवारी चित्र बनाया, ये प्रकाशीय वातावरण से ओतप्रोत है, बड़ा ओजपूर्ण चित्र है। और कला समीक्षक इसको प्रभाववाद का, यह मान लो कि पहला माने का जो प्रभाववादी चित्रण है उसको इस दृष्टि से पहला चित्र मानते हैं। हालांकि पहले के चित्रों में प्रभाववाद तो था ही, उनकी व्याख्या भी थी, लेकिन इसके अंदर जो पारंपरिक जो रेखांकन था, या मान लो थोड़ा बहुत वास्तविक चित्रण का भी कहीं था, तो आकारों की स्पष्टता भी थी, वो सारी इसमें समाप्त हो चुकी थी। और पूर्णतया प्रभाववादी चेतना को लेकर, प्रभाववादी भाव को लेकर, प्रभाववादी जो कला की आत्मा थी वो इसमें बसी थी। तो इसको पहला प्रभाववादी चित्रकार के रूप में माना गया। और आगे भी जैसे 1879 के अंदर फोलिये बर्गर का मदिरा गृह उन्होंने बनाया। ये भी चित्र काफ़ी चर्चित हुआ, जिसमें कलर योजना भी बहुत अच्छी है। एक मदिरालय के अंदर का उन्होंने चित्र बनाया, जिसमें अंदर का थोड़ा सा फ्लोर भी है, फिर आगे की तरफ मदिरा परोसने वाली एक महिला भी है, वो उनका देने वाला भी है। तो इस तरह का एक चित्र है जो काफ़ी कांच के रंगों का प्रभाव भी उस पर खूब अच्छा है। तो ये एक चित्र बनाया, तो ये भी काफ़ी अच्छा और सुंदर चित्र उन्होंने प्रभाववाद का बनाया, जिसमें बड़ा अभ्यासपूर्ण चित्रण था। और इस तरह ये अपने जीवन पर्यंत प्रभाववाद को लेकर अपना काम करते रहे। और 1833 के अंदर इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। लेकिन ये प्रभाववाद को बहुत जड़ें जमा के चले गए और आने वाले कलाकारों के प्रति, कलाकारों के मन में इनके प्रति बड़ा सम्मान और प्रेम का भाव था। यहाँ तक कि इनके चित्रकारों ने, जो प्रशंसक चित्रकार थे, इनके जाने के बाद में जो ओलंपिया इनका जो चित्र था, किसी कला संग्रहालय ने खरीद लिया होगा और उनसे उन्होंने चंदा करके खरीदा, क्योंकि इनके गुजरने के बाद इनके चित्रों की बड़ी वैल्यू बढ़ी। लोगों ने आरंभ के अंदर कला संग्राहकों ने छोटे छोटे कम दाम में काफ़ी चित्र खरीदे और बाद में काफ़ी ऊंचे मूल्य में इनके चित्र बिकने लग गए थे। बहुत प्रतिभा संपन्न और प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में माने जाते थे, एडवायर माने जाते थे। तो इन्होंने वो ओलंपिया चित्र चंदा करके खरीदा और चंदा करके खरीद के उन्होंने उस चित्र को लुव्र संग्रहालय के अंदर भेंट किया, ताकि
माने की जो सबसे विवादित पेंटिंग और विशाल पेंटिंग जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत भी हुई, उस चित्र को उन्होंने लूर संग्रहालय के अंदर बड़े आर्टिस्टों के साथ में वह भी दर्शकों को देखने को मिले। तो इस भावना के साथ उन्होंने उसको कलेक्शन करके, चंदा करके उस चित्र को संग्राहक से खरीदा और लूर संग्रहालय को भेंट किया। तो एडवायर माने एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न, जिसकी कला के अंदर बहुत अभ्यास, गंभीरता और पुरातनवादी परंपरा से सीखे हुए थे, इसलिए इनकी कला में स्पष्टता, सुघड़ता ये विषय तो थे ही। और अभ्यास जब हाथ में इतना आ जाता है, स्किल जब इतना आता है, तो वो किसी भी भाव को लेकर चित्र बनाएगा, किसी जो कला के विशेषताओं को या वाद को लेकर चित्र बनाएगा, उसका चित्र अपने आप में श्रेष्ठ ही होगा। ये विवाद के जो कारण थे, वो उसका कारण चित्रकला की कोई कमी नहीं थी, उसका कारण सामाजिक थे, जिसके अपन ने पहले जिक्र किया, जैसे ओलंपिया के लिए या तर्ण प्रक्रिया विवाद क्यों हुआ, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो ये एक विषय थे। आज इतना ही, आगे फिर इनके बारे में थोड़ा सा करेंगे, और क्लाउड मोनेट जो दूसरे प्रभाववादी चित्रकार है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। आज कॉलेज में समय भी मिला नहीं था परीक्षा की, और उन तैयारियों के अंदर काफ़ी समय लग गया था, और 2-4 मीटिंग भी थी, फाइनेंस की, कुछ डिपार्टमेंट की, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हो गया था, तो सोचा घर पे ही बना देंगे, तो आज घर से ही वीडियो रिलीज़ किया है। धन्यवाद। आगे क्लाउड मोनेट और प्रभाववाद अगली चर्चा